दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही संपन्न हुआ था उसके बाद भारत के अंदर 4 बहुत ही प्रमुख राज्यों के विधानसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। और ये जो राज्य हैं इसमें महाराष्ट्र है जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर था, हरियाणा और साथ में झारखंड। और जो समयावधि था उसके अनुसार ये माना जा रहा था कि जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो एक साथ ही इन राज्यों के अंदर चुनाव की घोषणा करेगा। लेकिन 16 अगस्त को चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि इन 4 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा और हरियाणा में चुनाव होगा। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनावों की तारीखों की कोई भी घोषणा नहीं की गई। चुनाव आयोग द्वारा इस तरीके का जो काम किया गया इससे लोगों को आश्चर्य हुआ और इसको लेकर के भी चर्चा तेज हो गई भारत की राजनीति में। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों की गई है और इन राज्यों में वर्तमान में बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जो चुनाव हो रहे हैं चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर और हरियाणा के अंदर। यहाँ पर जो तारीखें बताई गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। हरियाणा के अंदर जो है एक ही चरण में चुनाव होना है और वो 1 अक्टूबर को होना है। और इन दोनों ही राज्यों के अंदर जो चुनाव होंगे उसका रिजल्ट, मतों की जो गणना होगी और जो रिजल्ट होगा वो 4 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एक राज्य की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से ही। जम्मू कश्मीर में 2014 से लेकर के अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। और आपको याद होगा कि 2019 के अंदर जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 को वहाँ से हटाया था तो उस चीज़ को लेकर के वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें काफ़ी रोष था, काफ़ी असंतोष था, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया था उसको वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मोदी जी ने, अमित शाह ने वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने विश्वास में नहीं लिया था, उनको भरोसे में नहीं लिया था, बल्कि उनकी इच्छा के बगैर एक तरीके से आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया था। तमाम तरीके की बंदिशें लगाई गई थी, नेताओं को एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, इंटरनेट बंद कर दिया था एक तरीके से पूरे उस राज्य के अंदर। और इस तरीके से मोदी जी ने 370 वहाँ से हटाया था और 2019 के बाद भी वहाँ पर कोई चुनाव संपन्न नहीं हुआ था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, वरना मोदी जी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एलजी की मदद से सरकार चलाने में ही इनको सहूलियत महसूस हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको निर्देश दिया केंद्र सरकार को आपको हर हालत में 30 सितंबर 2024, यही 30 सितंबर 2024 तक आपको वहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको आपको शुरू कर देना है। और यही नरेंद्र मोदी की मजबूरी रही होगी, चुनाव आयोग की ये मजबूरी रही होगी, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव का घोषणा किया गया। क्योंकि वहाँ पर जो है अगर अभी चुनाव नहीं कराते तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इनसे सवाल पूछ सकता था कि अब तक आपने वहाँ पर चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है और वहाँ पर बीजेपी चुनाव हारने की स्थिति में एक तरीके से। और जब ये चुनाव की घोषणा आज 16 अगस्त को की गई तो सोचिए कि ये कितना आश्चर्यजनक है, या इसको कुछ भी आप कह सकते हैं कि ठीक इसके पहले वहाँ पर अधिकारियों की बड़ी संख्या में तबादला की गई। और एक जो रिपोर्ट निकल कर के आई उसमें ये बताया गया है कि चुनाव के घोषणा के ठीक पहले जो है वहाँ पर तकरीबन 200 बड़े अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई, जिसमें से कि 33 जो अधिकारी हैं वो एसएसपी के रैंक का हैं और जो डीआईजी लेवल के पुलिस अधिकारी हैं उनकी संख्या है। कई सारे ज़िलों के अंदर, 5 से अधिक ज़िलों के अंदर जिला उपायुक्तों को भी वहाँ पर बदला गया है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि चुनाव से पहले
बीजेपी नरेंद्र मोदी वहाँ पर प्रशासनिक कंट्रोल करना चाहती है, तमाम चीज़ों को अपने अनुकूल बनाना चाहती है ताकि चुनाव जीता जा सके। पूरी जो मशीनरी है वहाँ की वो अपनी मुट्ठी में हो और अपने अनुसार काम कर सके। ये नरेंद्र मोदी की एक तरीके से कोशिश है, प्रयास है जम्मू कश्मीर के अंदर ये सब चीज़ें करने की। दूसरी तरफ अगर हम बढ़ते हैं, अगर महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और हिंदुस्तान का कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है मुंबई, है ना, और बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है और हिंदुस्तान के राजनीति में। और वहाँ पर ये उम्मीद थी कि इसी साल के जब ये चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है। अगर वहाँ की स्थिति के आप अगर एक आकलन करें, उसका एक जायज़ा लेने का कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी है, और वहाँ पर जो इनका एनडीए का कुनबा है, उसमें एक ज़बरदस्त उथल पुथल है। मतलब आपस में ही अंतर कलह वहाँ पर है। और जो मोदी जी हैं, बीजेपी है, वो तो है ही, इसके अलावा जो अजीत पवार है, एनसीपी अजीत पवार वाली, और जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, इन तीनों ही लोगों के बीच में आपस में ही झगड़ा है। अजीत पवार कभी भी मोदी जी का साथ छोड़ करके और शरद पवार के साथ जा सकते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी को पता है। एकनाथ शिंदे भी, उनको पता है कि जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है, वैसे ही बीजेपी इनको निकाल करके बाहर कर देगी और अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर बना देगी। ये बात एकनाथ शिंदे के दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से है। और सीट शेयरिंग को लेकर के भी इन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। एकनाथ शिंदे अधिक सीटें मांग रहे हैं, उसी तरीके से अजीत पवार भी जो है वो अधिक सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो इनका आपस में जो वहाँ पर मेल जोल है, एक दूसरे पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसकी कमी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति रही है, वो उससे एकनाथ शिंदे भी परिचित हैं, उससे अजीत पवार भी परिचित हैं। इनको पता है कि जैसे ही बीजेपी की स्थिति वहाँ पर अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो इनके साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं। और वैसे भी जब ये लोग टूटे हैं वहाँ पर और मोदी जी के साथ मिले हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, चाहे अजीत पवार हों, वो शौक से नहीं मिले हैं, बल्कि इनको मजबूर किया गया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पैसे का, पावर का या फिर एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र की सत्ता को अस्थिर किया, उसने उस चीज़ को पूरे देश ने देखा, उसको महाराष्ट्र के जनता ने भी देखा। और ये जो कृत्य किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, भले महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वहाँ के जो मतदाता हैं, उनके दिलो दिमाग में आज भी उद्धव ठाकरे बसते हैं। और उसका जीता जागता जो उदाहरण है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें कि इंडिया अलायंस वहाँ पर बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस किया और यही चीज़ आगे दोहराने की उम्मीद है। तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, या एनडीए जो इनका गठबंधन है, वो बेहद अभी कमज़ोर है और किसी भी वक्त टूट सकता है। अजीत पवार कभी भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं, इसमें किसी को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत दयनीय है, इनको आपस में ही बन नहीं पा रहा है, वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे इंडिया अलायंस, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे साहब हैं शिवसेना के, और शरद पवार एनसीपी के जो हैं, ये लोग आपस में बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं। और तमाम अपने जो मतभेद हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज़ को लेकर के हो, उसको इन लोगों ने साइड लाइन कर दिया है। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के अंदर से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ख़त्म करना है। और वहाँ की जनता भी यही चाहती है। जिस तरीके का राजनीति मोदी जी ने किया है, न सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर, उससे लोग मोदी जी को एक तरीके से नकारने की कोशिश कर रहे हैं और लोग नकार रहे हैं। इस चीज़ का लोग मैसेज भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मैसेज लोकसभा के अंदर ये दिया गया देश के लोगों के द्वारा,
तो महाराष्ट्र में एक जो सिंपैथी फैक्टर है ना, राजनीति में सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। तो ये सिंपैथी फैक्टर भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ है। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर जो मोदी जी है वो चुनाव को फेस करने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पर जो गुजरात लॉबी है वो चुनाव से डर रही है, उससे नर्वस हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम चुनाव हार जाते हैं तो न सिर्फ राजनीतिक हार होने वाली है इससे, बल्कि आर्थिक तौर पर भी बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो अर्थ नगरी है, माया नगरी है। जो मुंबई है जो वो इस देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जानी जाती है। इस हार को मोदी जी या बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, क्योंकि मोदी जी अभी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग आपको पता है कि किसके इशारों पर काम करता है। आगे अगर बढ़े हम हरियाणा की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो एनडीए है, मोदी जी का जो गठबंधन है एनडीए, उसकी स्थिति बेहद ख़राब है। और उसके पीछे 3-4 बहुत ही प्रमुख कारण है। सबसे जो पहला कारण है वो किसानों का आंदोलन है। जो एमएसपी, लीगल एमएसपी की मांग की गई थी किसानों के द्वारा, और किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया मोदी सरकार के द्वारा, उससे वहाँ के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और काफ़ी असंतोष है। दूसरी चीज़ अग्निवीर को लेकर के है कि अग्निवीर को लेकर के महाराष्ट्र के युवाओं में काफ़ी मोदी जी को लेकर के काफ़ी असंतोष है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार ने उनके भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ करने का काम किया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्तमान में, अभी एकदम सबसे जो ताज़ा है वो विनेश फोगाट को लेकर के। जिस तरीके से जो महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में जो कृत्य किया गया, उनको सड़क पर लिटा करके उनको घसीटा गया, और उसके बाद ओलंपिक खेल के अंदर विनेश फोगाट के साथ जो व्यवहार किया गया और जो शंका संदेह इस देश के मन में उत्पन्न हुआ और मोदी सरकार ने उसका निराकरण नहीं किया, उस चीज़ को लेकर के हरियाणा के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा असंतोष है। वहाँ के लोग बहुत रुष्ट हैं। और इसके अलावा वहाँ जो बीजेपी के जो पार्टी है, बीजेपी में जो आपसी अंतर कलह है, वहाँ पर जो फूट है, उससे भी पार्टी त्रस्त है। और हरियाणा के अंदर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर इंडिया अलायंस की, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। आखिरी बात करते हैं झारखंड को लेकर के। झारखंड में भी चुनाव होना था, लेकिन वहाँ पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई। और इसके पीछे आपको पता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले जेल में डाला गया था एक फर्जी मुकदमे के आधार पर, और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जो इनकी भाभी थी सीता सोरेन, उनको भी तोड़ लिया गया। और अब एक जो खबर निकल करके आ रही है वो बहुत ही सरप्राइज़ करने वाली खबर है, बहुत ही शॉकिंग खबर है। और ये उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो उन्होंने अपने चंपई सोरेन को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। और अब जो रिपोर्ट आ रही है, जो उड़ती खबर आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन का हेमंत सोरेन से कुछ अनबन हो गया है। इन दोनों में अभी आपस में नहीं बन रहा है और हो सकता है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, ये जो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर अपने को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्थिति है उसको एक तरीके से अपने अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर झारखंड के अंदर मान लीजिए स्थिति इस तरह की बन रही है और वहाँ पर चंपई सोरेन इनके साथ आ जाते हैं या फिर कुछ और लोग इनके साथ आ जाते हैं, तो हो सकता है इनको थोड़ी चुनाव में आसानी हो। इसी उम्मीद के साथ संभवतः ये जो है झारखंड के अंदर चुनाव की जो तिथि है उसका घोषणा नहीं करवाए। और महाराष्ट्र के अंदर की स्थिति हमने यहाँ पर देखी ली कि ये वहाँ पर चुनाव फेस करने की स्थिति में नहीं है। इनके मन में एक डर है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से वहाँ के जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हमने देख लिया। और
ये जो तमाम चीज़ें हैं, है ना, लास्ट में अगर मैं कहूँ कि जो चुनाव आयोग आता है, लास्ट में चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, इसके ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए। 2024 के चुनाव में जो अनियमितता बरती गई, जो गड़बड़ियाँ बरती गई, उसको लेकर के अभी तक रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से उसका कोई भी ठोस उत्तर नहीं दिया गया। तो चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है? नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी की सहूलियत के अनुसार, चूँकि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, बीजेपी अगर एक पंचायत की भी चुनाव लड़ती है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती है। तो नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, तमाम राज्यों में घूम घूम के प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सहूलियत देखी जाती है। नरेंद्र मोदी अपनी सहूलियत बताते हैं चुनाव आयोग को कि भैया इस तरीके से आपको चुनाव की घोषणा करना है, और फिर चुनाव आयोग उसी के अनुसार चुनाव के तारीखों का ऐलान करता है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ पर चुनाव आयोग जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जो एक संस्था है, जिसके ऊपर की लोकतंत्र के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को संपन्न नहीं करा पा रहा है, और उसका झुकाव एक व्यक्ति की तरफ है। एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, एक व्यक्ति विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए, उसको राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग न सिर्फ अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, बल्कि वो इस देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसको भी, उसके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहा है। और आखिरी बात मैं चलते चलते कहना चाहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको लेकर के लोग काफ़ी कटाक्ष भी कर रहे हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त का दिन, जब नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत ही ज्ञान दे रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज़रूरी है राष्ट्र के प्रगतिशील रास्ते पर ले जाने के लिए। हमेशा कोई ना कोई चुनाव आने से देश को दिक्कत होता है, नुकसान होता है। और सोचिए 15 अगस्त को इतना लंबा फेंक रहे थे मोदी जी, और 16 अगस्त को ही मोदी जी के इस वन नेशन वन इलेक्शन का धज्जियाँ उड़ गया। आप लोग ये पूछ रहे हैं आप कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस चीज़ को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि जब आप 4 राज्य के अंदर एक साथ चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो आप किस मुंह से पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं? किस मुंह से आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं? तो दरअसल मैं कहता हूँ ना एक बात कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके की कथनी और करनी में कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चलता है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि मुझे कैसे राजनीतिक लाभ होगा। अपनी राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी सब कुछ करते हैं। उनको इस देश की कोई चिंता नहीं है, यहाँ के लोगों की कोई चिंता नहीं है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साख, उनके क्रेडिट की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ एक चीज़ का कि मैं कैसे चुनाव को मैनेज कर सकूं, कैसे पूरी मशीनरी मेरे नियंत्रण में हो ताकि उसका लाभ उठा करके मैं चुनाव जीत सकूं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।